Question number 296, Copper Company. Calculate the mean expected NPV of the proposed investment. ठीक है, और उसके बाद फिर जहाँ बाकी के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाना है। उन्होंने यहाँ पे बोला यूजिंग अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल। देखते हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, उस हिसाब से हमें बनाना है। Copper company is concerned about the risk associated with proposed investment and is looking for ways to incorporate risk into its investment appraisal process. The company has heard that the probability analysis may be useful in this respect, so the following information relating to the proposed investment has been prepared. ठीक है, year 1 year 2 इतना कैश फ्लो आ रहा है, इतना कैश फ्लो आ रहा है। However, the company is not sure how to interpret the results of an investment appraisal based on probability analysis. The proposed investment will cost 3.5 million payable in full year at the start of the first year of operation. Copper company uses discount rate of 12% in investment appraisal. ठीक है, 296 में जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाना है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी के टेबल में पर्टिकुलर्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया, कैश फ्लो। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लोज विद ये इन्वेस्टमेंट। तो अभी ईयर 1 में 3 कैश फ्लोज है, ईयर 2 में 3 कैश फ्लोज। तो ईयर 1 के कैश फ्लोज तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। ईयर 2 से हमारी ब्रांचेस बनना स्टार्ट होंगी कि 1 लाख की 2 लाख के साथ कितने अच्छी बैठती है, फिर 1 लाख की 3 लाख के साथ कैसी बैठती है, 1 लाख की 5 लाख के साथ कैसी बैठती है। And we'll keep on continuing the same process ahead as well. Probability से पहले हम लिख देते हैं 1 लाख की, सॉरी 10 lakhs एक्चुअली है। यहाँ आते हैं 2 लाख की, लास्ट में आती है 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो हो रही है -3500 1 2 3। अभी हमें सिर्फ चिपकानी है प्रोबेबिलिटी। 1 लाख की तो 0.1 है, इसकी देख लेते हैं, इसकी आ रही है 0.5 एंड आई विल कॉपी पेस्ट। इसकी आ रही है 0.4, कॉपी पेस्ट। फिर आती है डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू, ये था ईयर 1। डिस्काउंटिंग यहाँ से .8939 इसका 0.893 रहेगा ना ईयर 1। तो फॉर 12% अगर हम कर रहे हैं, 12% की डिस्काउंटिंग चार्ज करनी है फॉर ईयर 1। किया उन्होंने हमसे एनपीवी पूछा है, ईएनपीवी। ईयर 2 का शायद पूछा है ना, अच्छा ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ही पूछा है, तो स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, अभी यहाँ से जो है ब्रांचेस बनना स्टार्ट होंगी ईयर 2 से। अगर यहाँ से ब्रांचेस बनना स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो। यहाँ पर ना मैं एक बार लाइन बना देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, कैश फ्लो। अब यहाँ से कैश फ्लो 2 लाख
20 लाख 20 लाख, फिर आता है 3 लाख, और यहाँ से आता है 5 लाख। अगेन आई एम सेइंग यहाँ से ब्रांचेस बनना स्टार्ट होंगी कि अगर फर्स्ट ईयर में 1 है तो सेकेंड ईयर में 2 लाख की क्या प्रोबेबिलिटी आती है, और साथ में क्या 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 प्रोबेबिलिटी आती है, फिर 1 लाख की 3 लाख के साथ क्या प्रोबेबिलिटी आती है, और 1 लाख की 5 लाख के साथ क्या प्रोबेबिलिटी आती है। सेम फॉर 2 एंड सेम फॉर 3, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे किया कंट्रोल वी, प्रोबेबिलिटी जो हम लगाएंगे 0.3, 0.6, 0.1, कंट्रोल वी, डिस्काउंटिंग। अब हम चार्ज करेंगे डिस्काउंटिंग जो हमारी 0.89 थी फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे की 0.797, कंट्रोल वी द एंटायर थिंग। ये भी हमने कर दिया। तो लास्ट में थी प्रेजेंट वैल्यू, सो अभी इसको डिस्काउंट किया इसके साथ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये भी हो गया। फिर अब आती है लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू। फिर अब यहाँ पे खत्म ना प्रेजेंट वैल्यू, ये भी। फिर अब आती है जॉइंट वैल्यू, जॉइंट प्रेजेंट वैल्यू, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो मुझे मिलती है वो है 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये और ये। तो ये हो गया मेरा पूरा टेबल, लेकिन इसके पहले मुझे एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए एनपीवी विच वुड बी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को नेगेटिव में डाला हुआ है, सो प्लस दिस अमाउंट कर दूंगा। मुझे मिल जाएगी मेरी एनपीवी की वैल्यू। मैं टोटल मतलब प्रेजेंट वैल्यू वुड बी ये 8484,000। मैंने मुझसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी। मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी मतलब हमें वो सम वाला फॉर्मूला पूछा है। सम वाला फॉर्मूला में मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी, हम उसमें क्या करते थे, हम करते थे जॉइंट प्रोबेबिलिटी इनटू, मतलब प्रोबेबिलिटी इनटू द आउटकम। तो यहाँ पे हमें आउटकम जॉइंट वाला यूज करना है, प्रोबेबिलिटी भी जॉइंट वाली यूज करनी है। सो ये आ गया मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी मेरा। ड्रैग करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इट, ये आ गया। Actually, how about I just multiply this by this? फिलहाल के लिए मीन एनपीवी तो ये आती है, आउटकम टू प्रोबेबिलिटी। नहीं 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 नहीं। हम्म 4365,200। लेट्स चेक अब तक जो क्या बराबर किया है कि नहीं। 400,296। हमने सबसे पहले मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट किया, सम लगाया 4365, and then just okay, then they have just reduced reduction of investment। उन्होंने रिड्यूस किया इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली, ये वाले, एंड देन दे गॉट दिस 88,652,200। इफ नॉट तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर ये सब नहीं करना रहेगा तो ये हमारा आता है एक्चुअली ईएनपीवी। ये हमारा था ई प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअली ईपीवी।
लेकिन अगर ईएनपीवी निकालना रहेगा तो वी हैव वन मोर फॉर्मूला, ऐसा भी कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस जॉइंट, हमने पहले क्या किया था, हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी को जॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर हमें ईएनपीवी डायरेक्टली निकालना रहेगा विदाउट रिड्यूसिंग द मतलब इन्वेस्टमेंट, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है एनपीवी। वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय प्रोबेबिलिटी एंड वी विल गेट दिस वैल्यू, एंड टोटल लगा के 8652 ही आंसर आता है, 865। वी गेट द सेम वैल्यू। दिस इज द टोटल एनपीवी, दिस इज द मीन एनपीवी जो हमसे एक्चुअली पूछी गई है। हमसे उन्होंने ये वाली वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी टेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड होगा कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैविंग नेगेटिव एनपीवी। नाउ नेगेटिव एनपीवी कब कब आ रहा है? नेगेटिव एनपीवी देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तीन जगहों पे आ रहा है, दिस एंड दिस। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बैठती है? तो दिस इनकी टोटल जो हमें मिलती है वो है 15 + 9, एक्चुअली विच इज 24 आई गेस। तो 24% की प्रोबेबिलिटी आती है नेगेटिव आउटकम की। ये रहा 24%। लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द मोस्ट लाइकली आउटकम। सबसे ज्यादा आउटकम किसका, इस चीज का है? 3%, 6%, 1%, नॉट दैट मच, 15%, 30%, 5%, 12%, 24%, 4%। सो ऑब्वियसली क्लियरली द 30% वन विंस। उन्होंने हमसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, इस केस में एनपीवी एंड नॉट ईएनपीवी। तो प्रेजेंट वैल्यू आती है 67। हाँ, तो उन्होंने एनपीवी हमें दी गई है 6,77,000। हमें आंसर आती है ये 677, हाईएस्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम कमेंट करेंगे फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर, तो हम ऐसा बताएंगे कि द जॉइंट की द हम सबसे पहले तो नेगेटिव एनपीवी के बारे में बताएंगे कि खाली 24% आउटकम है, वो भी अगर फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी 1 लाख की जो काफी कम है 10%, वो अगर आएगी तो हमें नेगेटिव आने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ेगा रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट केस में 2 लाख का प्रॉफिट आ जाए और सेकेंड केस में सेकेंड ईयर में खाली 2 लाख का कैश फ्लो आए फिर से। तो दोनों केस में 2-2 लाख के कैश फ्लो है, लेकिन पहले केस में प्रोबेबिलिटी 0.5 की है, इस केस में 0.3 की है, जिसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बैठती है 15। तो तब जाके हमें एक नेगेटिव एनपीवी आता है, उसका हमें कमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट, वरना तो सब सही है। Project has a positive NPV, however, that should not be the taken into consideration because it is the calculation of the all the sums together which regarding how much the project is repeated, या uh, यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे 50%, 40% और 10%। तो सबसे पहले तो इन सब को पार करने के बाद हमें 0.3, 0.6 और 0.1 की प्रोबेबिलिटी यूज करने का चांस मिलता है। इसीलिए इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी which has been summed in order to replicate how much the project is repeated and then what will be the NPV। वो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल एनपीवीज को। Expected NPV is positive, and so it might be thought that the proposed investment is financially acceptable. However, the mean expected NPV is not the value expected to occur because of undertaking the proposed investment, but a mean value from undertaking it many times. There is no clear decision rule associated with mean expected NPV. A decision on financial acceptability must also consider the risk or probability of negative NPV being generated by investment at 24%. This might appear too high a risk to be acceptable.
The risk preferences of the directors of copper company will inform the decision on financial acceptability. There is no decision rule to be followed here. Cool. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Discuss two of the following methods of adjusting for risk and uncertainty in investment appraisal: simulation, adjusted payback, and risk adjusted discount rate. Simulation. Simulation is a computer-based method of evaluating an investment project whereby the probability distributions associated with individual project variables are and interdependencies between project variables are incorporated. Random numbers are assigned to a range of different values of a project variable to reflect its probability distribution. Each simulation run randomly selects values of project variables using random numbers and calculates a mean expected NPV. A picture of probability a picture of the probability distribution of the mean NPV is built up from the results of repeated simulation runs. The project risk can be assessed from probability distributions as the standard deviation of the expected returns together with the most likely outcome and the probability of a negative NPV. ठीक है. Adjusted payback. If risk and uncertainty are considered to be the same, payback can be used to adjust for risk and uncertainty in investment appraisal. As uncertainty risk increases, the payback period can be shortened to increase the emphasis. एक मिनट. As uncertainty increases, the payback period can be shortened to increase the emphasis on cash flows that are nearer to the present time and hence less uncertain. Conversely, as uncertainty risk decreases, the payback period can be lightened to decrease, sorry, the payment period can be lengthened to decrease the emphasis on cash flows that are nearer the present time. Discounted payback adjusts for risk in investment appraisal in that risk is reflected by the discount rate employed. Discounted payback can therefore be seen as an adjusted payback method. है ना? ठीक है. Risk adjusted discount rate. Risk adjusted discount rate. The risk associated with the investment project can be incorporated into discount rate as a risk premium over the risk free rate of return. The risk premium can be determined subjective on a can be determined on a subjective basis. For example, by recognizing that launching a new product is intrinsically riskier than replacing an existing machine or a small expansion of existing operations. The risk premium can be determined theoretically by using the CAPM in an capital asset pricing model in an investment appraisal context. A proxy company equity beta can be ungeared and resulting in an asset beta that can be re-geared to reflect the financial risk of the investing company, giving the project specific equity beta that can be used to find the project specific cost of equity or project specific discount rate. ठीक है.